नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंटायर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई को लेके काफ़ी व्यस्त होंगे। तो आज है 15 दिसंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उसके पर्पज़ से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले दिन की शुरुआत एक छोटे से कोट से करेंगे कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तुम्हारे सपने तुम्हारी मेहनत से ही जीवंत होंगे। यानी हार्ड वर्क जो है उसका कोई विकल्प नहीं होता। बिना हार्ड वर्क के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ स्मार्ट वर्क से ही सफलता मिलती है तो ये आपकी क्या होगी? सबसे बड़ी भूल होगी। यानी जो हार्ड वर्क किया होगा वही स्मार्ट वर्क भी कर पाएगा, और ये दोनों मिलकर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क आपको सफल बनाएंगे। तो आप लोग हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करिए, ये दोनों मिलकर ही आपको सफल बना सकते हैं। चलते हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 11 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 12 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है 14 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 14 दिसंबर। यानी कि 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस दुनिया भर में जरूरी है। ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता हर साल 14 दिसंबर को ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कुल बिजली उत्पादन यानी टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक और उपभोक्ता है। बात की जाए भारत की तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक और उपभोक्ता भी है। नवीनीकरणीय ऊर्जा की बात की जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की, तो स्थापित क्षमता वैश्विक स्तर पर चौथी स्थान पे रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। सौर ऊर्जा की बात की जाए तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है सौर ऊर्जा के मामले में। पवन ऊर्जा में विश्व में चौथे स्थान पे हम लोग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा में हम लोग चौथे स्थान पे हैं और सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी में हम लोग तीसरे स्थान पे और विंड एनर्जी जो होती है उसमें हम लोग चौथे स्थान पे हैं। अब बात की जाए बाकी के ऑप्शन की, तो बाकी के ऑप्शन है हमारा 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक कवरेज दिवस। वहीं 13 दिसंबर को राष्ट्रीय अश्व दिवस, नेशनल हॉर्स डे। ठीक है, और 14 दिसंबर को आपने देखा ही कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किसे गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है दिनेश खटक, दूसरा ऑप्शन है श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह,
तीसरा ऑप्शन है श्री विपुल कुमार और चौथा ऑप्शन है श्री संदीप खिरवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दिनेश खटक को, यानी दिनेश खटक को अभी हाल ही में कृषि गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो हैं ये सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के महानिदेशक। हरियाणा के जिंद जिले से केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी दिनेश खटक को केंद्रीय गृह मंत्री का दक्षता पदक प्रदान हुआ है। यह सम्मान राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवा को मान्यता देता है, जो अनुकरणीय नेतृत्व, परिचालन क्षमता और सख्त अनुशासन से चिन्हित है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? पहला ऑप्शन है डीबीएस बैंक, दूसरा ऑप्शन है एसबीआई बैंक, तीसरा ऑप्शन है सीबीयूएई बैंक और चौथा ऑप्शन है आरबीआई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डीबीएस बैंक, यानी 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर जो है वो डीबीएस बैंक को नामित किया गया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे कि सिंगापुर स्थित मुख्यालय वाले, इसका मुख्यालय है सिंगापुर, डीबीएस बैंक को फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के प्रमुख प्रकाशन फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम के लंदन में आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 समारोह में प्रदान किया गया था। डीबीएस ने 2018 और 2021 में यह खिताब जीतने के बाद, यानी इसने 2018 में भी और 2021 में भी जीतने के बाद तीसरी बार ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है। यानी इन्होंने 3 बार ये पुरस्कार जीता इस बैंक ने, एक बार 2018 में जीता था, एक बार 2021 में जीता था। अब ऑप्शन देखेंगे हम लोग कि बाकी ऑप्शन क्या हैं। तो पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये 1955 में बना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम था पहले, इसका नेशनलाइजेशन 1955 में हुआ था। आरबीआई जो बना था 1 अप्रैल 1935 को बना था, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और आरबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में कोका कोला का अगला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है फिलिप नवरातिल, दूसरा ऑप्शन है रजत पुन्नानी, तीसरा ऑप्शन है हेनरिक ब्राउन, चौथा ऑप्शन है श्री हर्ष मजेटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हेनरिक ब्राउन, यानी हेनरिक ब्राउन को अभी हाल ही में कोका कोला का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो फिलिप नवरातिल जो है नेस्ले के सीईओ हैं। नेस्ले जो कंपनी है जो बिस्किट वगैरह बहुत प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है। रजत पुन्नानी जो है एफएसएसएआई के हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेनरिक ब्राउन आपने देखा है, सी हर्ष मेजेटी जो है स्विगी के हैं, ठीक है, स्विगी जो फूड ऑर्डर का काम करती है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे कि कोका कोला कंपनी ने एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है, जिसके तहत हेनरिक ब्राउन को कंपनी का अगला सीईओ नियुक्त किया गया, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। हेनरिक
ब्राउन वर्तमान में कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। सीईओ के रूप में उनकी नियुक्ति 31 मार्च 2026 से प्रभावी होगी, यानी 31 मार्च 2026 से ये अपना पद संभालेंगे। ब्राउन जो हैं जेम्स क्विंसी का स्थान लेंगे, जिन्होंने ये किसका स्थान लेंगे? जेम्स क्विंसी का स्थान लेंगे। कौन? हेनरिक ब्राउन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारतीय नौसेना अपने किस पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट को कमीशन करेगी? पहला ऑप्शन है आईएनएस निस्तार, दूसरा ऑप्शन है DSC-A20, तीसरा ऑप्शन है आईएनएस निपुण और चौथा ऑप्शन है DSC-A21। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा DSC-A20 को अभी हाल ही में भारतीय नौसेना अपने पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट के रूप में कमीशन करेगी। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, वो हम लोग देखेंगे। भारतीय नौसेना स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट की अपनी नई श्रेणी के पहले पोत DSC-A20 को शामिल करेगी। यह कमीशनिंग समारोह दक्षिणी नौसेना कमान के अंतर्गत कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। DSC-A20 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट की श्रृंखला में अग्रणी पोत है। इन पोतों का निर्माण कोलकाता स्थित टाइटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड यानी TRSL द्वारा किया जा रहा है, जो कि कहाँ पे है? कोलकाता में है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में कहाँ लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कोच्चि, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, चौथा ऑप्शन है शिलोंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता, यानी में कोलकाता में लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है। अब ये लियोनेल मेसी जो हैं, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना। ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, वो हम लोग देख लेंगे कि भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में मशहूर कोलकाता में लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे अर्जेंटीना के इस दिग्गज फुटबॉलर की विश्व सबसे बड़ी प्रतिमा माना जा रहा है। यह प्रतिमा दक्षिण दमदम के लेक टाउन में श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब द्वारा बनाई गई है। ठीक है। यानी दक्षिण दमदम जो है उसके लेक टाउन में श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब द्वारा बनाई गई है। ये मूर्ति 70 फीट जो ऊंची है। लियोनेल मेसी वर्चुअल माध्यम से प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे, यानी वर्चुअली इसका उद्घाटन कौन करेगा? लियोनेल मेसी, जिसकी ये प्रतिमा है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है कोपरा जलाशय, दूसरा ऑप्शन है गोकुल जलाशय, तीसरा ऑप्शन है खीचन वेटलैंड और चौथा ऑप्शन है सुर सरोवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कोपरा जलाशय, यानी कि कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, वो हम लोग देखेंगे। छत्तीसगढ़ ने बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को, ये बिलासपुर जिले में है, राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित करके पर्यावरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कोपरा जलाशय एक अलवणी जल का आर्द्रभूमि तंत्र है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानव निर्मित संरचनाओं के संयोजन से निर्मित है। यह जलाशय मुख्य रूप से वर्षा जल से पोषित है और इसमें छोटी मौसमी धाराओं का भी प्रभाव होता है,
जिससे जल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होती है। ठीक है, और ये देखा जाए अगर तो ये 95th नंबर का होगा। टोटल जो देखा जाए 96 रामसर साइट है हमारे देश में। रामसर साइट, इसमें 95 जो है कोपरा जलाशय है 95 नंबर की, और 96 जो साइट है हमारी वो है सीली शेख लेक राजस्थान में। सीली शेख लेक, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। और जो रामसर है वो ईरान का एक शहर है, और रामसर जो कन्वेंशन हुआ था 1971 में हुआ था, और रामसर कन्वेंशन में जो भारत जुड़ा है वो 1985 से जुड़ा है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MGNRIGS मनरेगा का नाम बदलकर क्या किया है? पहला ऑप्शन है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, दूसरा ऑप्शन है गांधी जी ग्रामीण रोजगार योजना, तीसरा ऑप्शन है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार योजना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, ये इसका नाम बदल दिया गया मनरेगा का। ठीक, इसका नाम पहले था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, अब इसका नाम चेंज कर क्या हो गया है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक, सबसे पहले बात की जाए, इससे जुड़े कुछ फैक्ट पहले देख लेते हैं हम, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बताएंगे हम कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना, ये क्या है? भारत की प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना है। मनरेगा में एक बड़ा सुधार करते हुए इसका नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार गारंटीकृत मजदूर रोजगार दिवसों की संख्या प्रतिवर्ष 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। यानी कि प्रत्येक परिवार में, ठीक है, 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती थी एक सदस्य को, अब इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती रहेगी, और इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको गाइड कौन करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 2 फरवरी 2006 को नरेगा स्कीम लॉन्च की गई थी। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, अब 2008 से इसको पूरे देश में लागू किया गया, पूरे देश में इसको लागू किया गया 2008 से। फिर 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा कर दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ एग्जाम के पर्पज से, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नामित किया है? पहला ऑप्शन है एआई के वास्तुकार, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा ऑप्शन है एआई के हस्तशिल्पी, तीसरा ऑप्शन है एआई के पिता, और चौथा ऑप्शन है एआई की अभियांत्रिक यानी कि इंजीनियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एआई के वास्तुकार, यानी एआई के वास्तुकार को अभी टाइम पत्रिका जो है उसने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नामित किया है। चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे कि सामूहिक सम्मान, टाइम पत्रिका ने एआई के क्षेत्र में अग्रणी हस्तियों जैसे हुआग, जकरबर्ग, मस्क
और फेई फेई ली को 2025 का सबसे प्रभावशाली हस्तियों के रूप में चुना है। उद्योग पर प्रभाव की बात की जाए तो यह मान्यता एआई द्वारा समाज में हो रहे तीव्र परिवर्तन और तकनीकी क्षेत्र में किए जा रहे व्यापक निवेश को दर्शाती है। अब वैश्विक स्तर पर जो पहुंच है उसकी बात की जाए तो चैट जीपीटी के साप्ताहिक उपयोगकर्ताओं की संख्या में 800 मिलियन की वृद्धि एआई की मुख्य धारा में प्रभुत्व का संकेत, यानी कि पर डे 800 मिलियन लोग इसको यूज कर रहे हैं। किससे? चैट जीपीटी को। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा कि हाल ही में BMW का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है पीबी बालाजी, दूसरा ऑप्शन है हरदीप सिंह बरार, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर अनीश शाह, चौथा ऑप्शन है मिलान नेडेलजोकोविक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मिलान नेडेलजोकोविक। ये क्या है? अभी हाल ही में BMW के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अब बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो पीबी बालाजी जो हैं ये आपके लैंड रोवर और जैगुआर के एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है। हरदीप सिंह बरार जो हैं ये आपके इंडिया के सीईओ हैं। लैंड रोवर एंड जैगुआर के ये इंडिया में सीईओ हैं, इंडिया में हैं इसी कंपनी के। और डॉक्टर अनीश शाह जो हैं महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ हैं, महिंद्रा जो कंपनी आती है। और मिलान नेडेलजोकोविक आपने जाना है कि ये BMW के सीईओ हैं। अब BMW की बात की जाए तो BMW जो है इसकी स्थापना जो हुई थी इस कंपनी की 1916 में हुई थी, और ये जो है जर्मनी की कंपनी है BMW। ठीक है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे ये हम लोग देखेंगे कि मिलान नेडेलजोकोविक मई 2026 में BMW के सीईओ और बोर्ड चेयरमैन बनेंगे। कब से ये होंगे? मई 2026 में। जो 35 वर्षों तक कंपनी में सेवा देने के बाद ओलिवर जिप्से का स्थान लेंगे। इन्होंने किसका स्थान लिया है? ओलिवर जिप्से का। ईवी केंद्रित रणनीति यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, यह नियुक्ति BMW की नई श्रेणी और इलेक्ट्रिक वाहनों के त्वरित परिवर्तन के अनुरूप है। शानदार ट्रैक रिकॉर्ड, मिलान 1993 में BMW से जुड़ने के बाद से वैश्विक उत्पादन, गुणवत्ता और नेतृत्व की विशेषज्ञता लेकर आए हैं। तो ये हमारे BMW के सीईओ हैं। ठीक है, मिलान नेडेलजोकोविक। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब बॉक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।